स्टेट तड़पती फिर रही है, मुल्क तड़प रहा है, लोगों के पास पैसा है इसमें। और लेकिन दूसरा है कि सिर्फ कुछ लोगों के पास है, ज्यादातर लोग जो हैं उनकी तालीम भी कोई नहीं है और उनको जानबूझ के गैर तालीम याफ्ता रखा जाता है। अपने बच्चों को लंदन और टोरंटो और इंग्लैंड पढ़ाया जाता है, अमेरिका में लोगों के बच्चों को कहा जाता है कि आप जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। आप सबसे पहले तो मुझे अफसोस है कि आईएमएफ के पैसे किस्त आने वाली है अगले महीने, और जिस मुगलिया स्टाइल पे जलसा किया गया, मुझे दुख है कि बैंकरप्ट कंट्रीज के अंदर इस तरह के जलसे शहाना नहीं किए जाते। फूलों की पत्तियां ऊपर से बरसाई जा रही हैं, स्टेट का सारा पैसा स्टेट का लगा, वहां पे पुलिस आ रही है, सारा पूरी स्टेट ने उसको फंड किया, उसको स्पॉन्सर किया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है साजिद तारर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार तारर साहब। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर शो। तारर साहब, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की वापसी हो चुकी है अरसे बाद, यानी कि 4 साल बाद वो पाकिस्तान वापस आए हैं। और जिस तरह से उनकी वापसी हो रही है, बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। और उन्होंने जो रैली को उन्होंने एड्रेस किया, उसमें कई सारी अहम बातें की, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये रही कि किस तरह से पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते बेहतर करने की बात उन्होंने इशारा दिया, भारत की तरफ पाकिस्तान और भारत या फिर अफगानिस्तान की बात की जाए, इनफैक्ट ईरान। लेकिन सबसे बड़ा भारत को लेकर जो हम बात करें तो ऐसे में क्योंकि पहले भी इस तरह की वो कोशिश कर चुके हैं, इस बार क्या ये जो कोशिश है या जो स्टेटमेंट है, इसको किस तरह से डिकोड करें? क्या एस्टैब्लिशमेंट है इसके पीछे या नवाज शरीफ खुद ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से? देखिए, एक तो इस पे बिल्कुल, एक तो आपके वो क्वेश्चन के अंदर ही एक चीज है। एक तो जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी आर्मी भी, बल्कि आपने देखा होगा कि बाजवा साहब के दौर से ही पिछले आर्मी चीफ साहब की तरफ से कुछ ख्वाहिश का या इस चीज का एक इशारे देते रहे, करतारपुर मार्ग बनाना, इस तरह की चीज। लेकिन उसमें एक और चीज जो है वो मैं समझता हूं, एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं। इसकी मुझे समझ आज तक नहीं आई। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके एक तो ट्रेड रिलेशनशिप भारत के साथ रहे हैं। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जब मोदी साहब जिनके घर भी गए थे। लेकिन अब मेरे ख्याल में बातें सियासी स्टेटमेंट से बढ़ के आगे जा चुकी हैं। पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब, इनके छोटे भाई, जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर एक ट्रेड काउंसलर भेजा था ट्रेड जारी करने के लिए, लेकिन वो एक सिंगल रुपए की उसने ट्रेड नहीं की। एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब ने एक दफा ट्रेड की बात की, सुबह बात की, शाम को माइंड चेंज कर लिया। तो दर हकीकत अगर मुझसे पूछा जाए, जो मैं अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकली और जिस तरीके का एक निजाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये सियासी बयानात से बढ़कर आगे चीजें जा चुकी हैं। अब कई दफा इस वक्त मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की बात करूंगा, उन्होंने कई दफा कहा है कि ट्रेड स्पॉन्सर, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के बारे में भी अपने तशवीश का उन्होंने इस तरह के जिक्र किए। फिर बिलावल भुट्टो साहब भारत गए, कई लोग मेरे जैसे एक्सपेक्ट करते थे कि शायद कोई ऐसी स्टेटमेंट दें, लेकिन जब हम सोचते थे कि ये तो उनका पोर्टफोलियो ही नहीं है, क्योंकि डिफेंस और आर्मी का सिलसिला कहीं और से डिसाइड किया जाता है, तो उसमें, लेकिन वहां से भी ख्वाहिश का इजहार जरूर है। लेकिन उसके लिए इस वक्त दोनों कंट्रीज के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो खदशात है, शुबहात है और ट्रस्ट फैक्टर है। वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो मेरे ख्याल में सियासी पोर्टफोलियो से बढ़ के डिफेंस की तरफ जाता है, जब तक वहां से पूरा एक प्लान नहीं बनाया जाता, जो बेबी स्टेप्स नहीं लिए जाते, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस जब एक पूरी स्टेट जो है उसको नहीं लेगी, मेरे ख्याल में मसाइल हल नहीं होंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त दिस इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल के भारत के साथ ट्रेड किया जाए। और उसमें मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, या तो फिर वो दोनों एक पेज पर है एस्टेब्लिशमेंट, और वो एक, और इसके अलावा अगर वो नहीं है तो देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये सिर्फ एक सियासी बयान ही होगा, इससे आगे नहीं चल सकेगा।
एग्जैक्टली क्योंकि भारत इस बात को समझ चुका है, जिस तरह से पहले भी कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं, हम चाहे वाजपेयी जी की बात करें, मोदी साहब की बात की जाए, दोनों की तरफ से पाकिस्तान को लेकर रिश्ते सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से धोखा मिला। तो ये बात भारत समझ चुका है। ऐसे में किस तरह से ये साबित किया जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं, वो एकदम खालिस हैं। एक और बात, जो नवाज़ शरीफ को लेकर एक बात की जा रही है या उनकी पार्टी की तरफ से जिस तरह का प्रमोशन किया जा रहा है कि वो करप्शन मिटाने के लिए आ रहे हैं और इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, वो खुद इतना उनके ऊपर करप्शन को लेकर केसेस हैं, तो ऐसे में ये मरहला कैसे वो हल कर पाएंगे? इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, अफसोस के साथ मैं कहूंगा, नवाज शरीफ साहब आए हैं 4 हफ्ते के लिए, ये इलाज के लिए गए थे, हालांकि वो भी गलत था। ये कैदियों को ये सहूलत जो है वो मुयसर नहीं है दुनिया की किसी जगह पे, कि कैदी अगर बीमार है तो उसको कहा जाए कि आप जाके फॉरेन जाके इलाज करा लो। एक तो वो बात गलत थी। दूसरा, 4 हफ्ते के लिए गए, 4 साल रहे और 4 मिनट के अंदर अंदर जमानत दे दी गई। ये मेरा एक तो ये पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम का मजाक उड़ाया गया, फिर पूरी स्टेट जो है उसने सरेंडर कर दिया। हालांकि पिछले इमरान खान हमारे जो वजीर आजम थे, वो मुसलसल अपने आखिरी दौर के अंदर अपने इस एजिटेशन में मुसलसल ये नारे लगाते रहे हैं, लंदन डील की बातें करते रहे। लोगों को शुभात थे, मेरे जैसे लोगों को भी शुभात थे, लेकिन जिस तरीके से उस दिन कोर्ट ने सरेंडर किया है, जिस तरीके से जज साहबान ने मिनटों में हर सारी चीजें ठीक की हैं, वो डील सामने नजर आती। फिर इनके ऊपर अपने अभी केसेस मौजूद हैं, एलिगेशंस करप्शन के मौजूद हैं पिछले, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, इनका रिकॉर्ड मौजूद है, ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि क्या 5 साल के बाद एस्टेब्लिशमेंट फिर इमरान खान को, फिर उनको भी धो धा के एक मनी लॉन्ड्रिंग मशीन में से निकाल के फिर उनको पेश करेंगे अवाम के सामने के ले जी ये पवित्र हो गया, अब इसको ठीक कर। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत ना पहले दिन जमहूरियत के साथ गलत तजर्बात किए गए। अब मैं इनकी एक मिसाल देना चाहता हूं। नवाज शरीफ साहब स्टेज पर आए हैं, उन्होंने सारी अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराया। पहले इनके ऊपर ये रिप्यूट है इनकी कि ये सबसे पहले अब सारी अपनी फैमिली को कैबिनेट में लेते हैं, को बचती है सीट तो बाहर किसी को देते हैं, लेकिन उसका भी कश्मीरी होना जरूरी है क्योंकि ये खुद कश्मीरी है। तो ये जमहूरियत नहीं है, इसको मैं जमहूरियत नहीं कहूंगा, इसको फ्रेंचाइज कह लें, फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप कह लें, फैमिली एंटरप्राइज कह लें, ये अलग बात है। अब मैं जिस तरह और दुख के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो टूटी फूटी जमहूरियत है, 3 पार्टियां, एक पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो की पार्टी, वो मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान को अपना डैडी कहते थे। नवाज शरीफ साहब जो है ये चीफ मिनिस्टर थे, ये जियाउल हक के बिल्कुल साथ चले हैं, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। जो तीसरे हमारे क्रिकेटर भाईजान हैं, उनको भी जो है वो आशीर्वाद जो था एस्टेब्लिशमेंट का था। तो तीनों की तीनों जो टूटी फूटी पार्टियां, जो ग्रुप्स हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के बतन से पैदा हुए। तो ये फिर एक हाइब्रिड सिस्टम कहा जा सकता है, इसको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। कि चलाने वाले कोई और हैं, फ्रंट पे कुछ और हैं, सजाएं कोई ले रहे हैं। लेकिन अंबर मैं ये एक बात जरूर कहूंगा, सोसाइटी पाकिस्तान या कहीं भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कभी भी एक पार्टी अकेली, एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन अकेली करप्शन नहीं कर सकती। करप्शन करते हैं सारे मिल के करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर करप्शन के अलायंस बन चुके हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ शादियां करके पूरे प्लान के जरिए वो सारा कुछ सिलसिला चल रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 2 या नंबर 1 कह सकते हैं आप, दहशतगर्दी के बाद, टेररिज्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन का है, और उसके ऊपर अभी तक कोई तवज्जो नहीं है किसी की। पाकिस्तान इज स्टिल ब्लीडिंग और उसकी ब्लीडिंग रोक नहीं पा रहे। पाकिस्तान का जो असल मसला है वो सियासी नहीं है, इलेक्शन नहीं है, वो उसका करप्शन को रोकना है। और वो अगर रोकने की सलाहियत रखते हैं तो या जुडिशरी और या हमारी एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन अभी तक दोनों के इसकी तरफ तवज्जो नहीं गई है। किसी और मसले के पीछे फिर रहे हैं वो आगे पीछे। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि सख्ती से जब तक डील ना इसको किया जाए, ये मसला नहीं हल होगा। और मैं ये समझता हूं जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है, रीजनल पावर बन रहा है, उनके लिए भी जरूरी है कि रीजन के अंदर पीस हो। आप कभी भी अपनी तरक्की को एंजॉय नहीं कर सकते अगर पड़ोस में आग लगी हो। तो वो आपका भी कंसर्न है, उसमें होना चाहिए भी, मैं समझता हूं। लेकिन अब इसका क्या किया जाए? पाकिस्तान को जाहिर है बचाना तो पाकिस्तानियों ने है। मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूं अपने हमवतनों से, अपने पाकिस्तानियों से, कि खुदारा पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें।
आपने 1947 मेरी अकॉर्डिंग टू जिस तरह मैं समझता हूँ, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूँ, हमने पाकिस्तान अभी तक बनाया ही नहीं है, उसकी बुनियादें ही नहीं रखी। हमने एक फेक सा एक फाइलों में ही पाकिस्तान बनाया है, ओरिजिनली हमने पाकिस्तान बनाया नहीं है। और इनको चाहिए कि पाकिस्तानी बने, नेशनलिज्म। मैं समझता हूं कि दो कौमें, जो हमारा दो कंट्रीज जिनका हम हिस्सा थे, भारत और बांग्लादेश, हमारे देख लें दोनों की जो है वो तरक्की देख लें आप। और मैं तो कहता हूं बल्कि अफगानिस्तान, जिनके अभी तक इतने लोग महाजरीन हैं पाकिस्तान में बैठे, अब वो भी तरक्कियों में हमसे आगे जा रहा है। और हमें पता नहीं क्या मसला है कि हम नहीं सोच रहे कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका लगाते हैं कौम को, हालांकि चाहिए कि अब वो दौर नहीं रहा। अब तो जहां से ये जिहाद शुरू हुआ था सऊदी अरेबिया से, वहां से जो रिलीजन शुरू हुआ था, वो भी अब कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने भी खवातीन को ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दी है, मूवी थिएटर शुरू कर दिए हैं, बॉलीवुड वहां पे हो रहा है, बल्कि वो दे आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट द लाइफ आफ्टर ऑयल। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट। लेकिन पता नहीं क्या बात है, जो मैं जिसके बारे में समझता हूं, मैं समझ जहां पे तालीम की कमी होती है, वहां हमेशा रिलीजन या रेडिकलिज्म का चूरन बिकता है और वो बेच रहे हैं। ज्यादती है, इस्लाम को कारोबार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसको आई डोंट लाइक इट। मैटर ऑफ फैक्ट, इफ यू पर्सनली आस्क मी। तार साहब, एक बात तो तय है कि चाहे इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की इलेक्शन की डेट तय की ना हो, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है। और अगर नवाज शरीफ इलेक्शन में उतरते हैं तो आवाम किस तरह से इनको लेगी, क्योंकि आवाम तो इनसे खासी नाराज रही है और एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से इनको भेजा था, वतन से बाहर गए थे, ऐसे में क्या असर इनका नजर आएगा आवाम के ऊपर? मैं यहाँ पे अंबर आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ। जो पहला जलसा हुआ है, पहले जलसे के अंदर तकरीबन 60,000 लोगों को लाया गया, 60,000 लोगों को लाया गया था, लेकिन उनमें से लाहौर के रहने वाले कोई भी नहीं थे। वो सारे बाहर से लाए गए थे लोग, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था लाहौर में। उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब लाहौर में ही अपने डिस्ट्रिक्ट में, जहां से वो अक्सर इलेक्शन जीतते हैं, अपने हल्के में गए तो लोगों ने पत्थरों से उनकी गाड़ी को पथराव किया था, गालियां निकाली थी, गंदी गालियां उन्होंने निकाली थी आज से 2 हफ्ते पहले। तो आज लोग ये कहते हैं कि आज इस जलसे के अंदर ही अगर इलेक्शन कराया जाता तो यहां से भी पीटीआई ने जलसे में से भी जीत जाना था इमरान खान साहब की पार्टी। तो दर हकीकत यहाँ पे जो मुझे अफसोस है बहसीत पाकिस्तानी अमेरिकन, 2 तरफ से अफसोस है। सबसे पहले तो मुझे अफसोस है कि आईएमएफ के पैसे किस्त आने वाली है अगले महीने, और जिस मुगलिया स्टाइल पे जलसा किया गया, मुझे दुख है कि बैंकरप्ट कंट्रीज के अंदर इस तरह के जलसे शहाना नहीं किए जाते। फूलों की पत्तियां ऊपर से बरसाई जा रही हैं, स्टेट का सारा पैसा स्टेट का लगा, वहां पे पुलिस आ रही है, सारा पूरी स्टेट ने उसको फंड किया, उसको स्पॉन्सर किया। एक तो वो अफसोस था मुझे। बहसीते आईएमएफ, मैं समझता हूं कि एज यहाँ पे मेरा ब्लड एंड स्वेट भी जा रहा है। यहाँ से पैसे करप्शन पे पहले यूक्रेन जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और मुमालिक जहां पे करप्शन है, हमारा ब्लड एंड स्वेट वहां जा रहा है। एक तो ये ज्यादती। दूसरा, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, ना इंडस्ट्री है, ना एक्सपोर्ट है। और जो सब वाली अफसोस वाली बात है कि मियां साहब, नवाज शरीफ साहब वहां गए, कोई रोड मैप नहीं उन्होंने दिया इकॉनमी का कि मैं आऊंगा तो पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदलूंगा। सिर्फ बयान देने से तो नहीं बदल जाएगा ना, ये तो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे आपको। देखिए, आपको चाहिए कि कोई एक्सपोर्ट, कोई इंडस्ट्री को सोचते कि आज हालात ये हैं कि बच्चे पाकिस्तान के अंदर अंबर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं। हमारे सियासतदान इतने लिटरेट हैं, इस मामले में इलिटरेट हैं कि इनके ट्विटर अकाउंट भी कोई और मैनेज करता है, और वो भी उर्दू में करता है। तो इन गिवन सर्कमस्टांसेस में तरक्की किस तरह करेंगे? मियां साहब, नवाज शरीफ साहब 4 साल लंदन में रहे हैं, वहां से कुछ सीखाते। ऋषि सोनक वहां पे अपने ब्रिटिश लोगों की रोजाना मिन्नतें करते हैं कि इंग्लिश क्या ही सीख के आएंगे। इंग्लिश और मैथ सीखते ना, तो आते ही तकरीर में कहते भाई इंग्लिश और मैथ पढ़ो। हाँ जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे मैं यहाँ पे वो लैब्स बनाऊंगा डिस्ट्रिक्ट में। कहते हैं कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फरोग करूंगा, ये फलां करो। कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना टेररिज्म के बारे में, ना करप्शन के बारे में, ना इन्फ्लेशन के बारे में। हाँ, ये जरूर मिसालें देते रहे कि 2017 में जब मैं था तो 2015 में था तो उस वक्त रेट, भाई उस वक्त डॉलर भी कम था, प्री कोविड पीरियड था। आगे की बात करें, पीछे की बात करने का क्या फायदा है? तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड
इस अभी तक जिन हालात में भी पाकिस्तान को मैनेज किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली मुझे उसमें कोई उसमें उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। ड्रास्टिक स्टेप्स हैज टू बी टेकन, ड्रास्टिक। दार साहब, एक सवाल जो पूरी इस सिचुएशन से निकल कर आ रहा है वो ये कि जिस तरह से नवाज शरीफ की वापसी है, ये बात तो तय है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ रहा है और एस्टेब्लिशमेंट ही तय करता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत के साथ या फिर और जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ रिश्ते बेहतर करने की बात की है, अगर खासतौर से भारत की बात की जाए, भारत से अगर रिश्ते बेहतर हो जाते हैं तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएं? और अगर रिश्ते बेहतर हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस पे सवाल आ जाता है, तो ये किस तरफ जा रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आप कुछ समझ पा रहे हैं? मैं जो मेरी नजर में जो मैं पहले देखता रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, जवाब पैदा करने के लिए चीजों का, डिफेंस बजट के लिए, चीजों के लिए। आगे फ्यूचर में जाएंगे तो अल्टीमेटली अगर दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे तो फिर जाहिर है फिर डिफेंस के ऊपर इतना बजट नहीं आ पाएगा। ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद मेरे ख्याल में इस वक्त अगर पाकिस्तान में करप्शन रुकती है, चीजें पाकिस्तान में, अंबर मैं ये भी आपको बताऊं, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज अ करप्ट कंट्री। जिस तरीके से जलसा हुआ है, जिस तरीके से आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में देखें, गाड़ियां देखें जाके, आप 5 स्टार होटलों में जाएं आपको कमरा नहीं मिलेगा, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। पैसा बहुत है। अभी रिसेंटली डॉलर पे क्रैकडाउन किया गया, जहां भी छापा मारा गया मिलियंस डॉलर निकले हैं बेसमेंटों से, मिलियंस। क्योंकि उसे देखें जरा आप गौर से कि पाकिस्तान में पैसा कितना गया है, वो कहां गया है। अफगानिस्तान के दौर में जब रशिया था तो कंटेनर्स में डालर जाते थे, उसके बाद आप कोविड के देखें पैसे, उसके बाद जल्जले के पैसे देखें, वो कहां गए हैं। वो सारे कुछ तो लेके भाग गए लोग, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियां ऐसे तो नहीं बनी, लेकिन अभी भी पैसा पाकिस्तान के अंदर बेसमेंटों के अंदर पड़ा। लेकिन उसमें वजह यह करप्शन, स्टेट तड़पती फिर रही है, मुल्क तड़प रहा है, लोगों के पास पैसा है इसमें। और लेकिन दूसरा है कि सिर्फ कुछ लोगों के पास है, ज्यादातर लोग जो हैं उनकी तालीम भी कोई नहीं है और उनको जानबूझ के गैर तालीम याफ्ता रखा जाता है। अपने बच्चों को लंदन और टोरंटो और इंग्लैंड पढ़ाया जाता है, अमेरिका में लोगों के बच्चों को कहा जाता है कि आप जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, आप हमारे लिए जेल भी जाओ, गोलियां भी खाओ। ये एक सबसे बड़ा इशू ये है, उनको जो 24 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना के रखा हुआ है, सबसे बड़ा मसला ये। और वो इस तरह ही रहेगा जब तक ये लोग, ये जो चंद रूलिंग एलीट वाले हैं, जब तक ये पाकिस्तान पे तरस नहीं करेंगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा। इस वक्त मैं बताऊं आपको, जो तकरीबन 10,000 के करीब लोग हैं जिनको मैं रूलिंग एलीट कहता हूं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर डुअल सिटीजंस, डुअल सिटीजंस। बच्चे तो उनके सबके बाहर हैं, प्रॉपर्टीज भी उनकी बाहर है, पैसा भी सारा बाहर है, तो वो पाकिस्तान के लिए क्यों अच्छे फैसले करेंगे? वो यही वजह है। एक आपकी सबसे बड़ी मिसाल ये देना चाहूंगा कि हमारे अगले वजीर आजम कहां से आ रहे हैं, वो लंदन से आ रहे हैं। इससे पिछले इनके छोटे भाई थे, वो एक हफ्ता भी नहीं रुके थे, उतरे थे जब अपने ऑफिस से निकले थे फौरन लंदन चले गए। हमारे लंदन से वजीर आजम आते हैं, लंदन ही वापस चले जाते हैं, और हमारा कैपिटल अभी तक इस्लामाबाद बना ही नहीं है। तभी तो मैं कहता हूं हमें चाहिए कि पाकिस्तान की बुनियादें रखें, अब कैपिटल इस्लामाबाद बनाए, लंदन की जान छोड़ें, क्योंकि इस वक्त तक अभी तक हमारा कैपिटल स्टिल लंदन। हमारे आने वाले भी वहीं से आते हैं, जाने वाले भी वहीं जाते हैं। एक ट्रेंड है कि जो भी रिटायर होता है फौरन हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही वो बाहर चला जाता है। ये अफसोस के साथ, मैं अमेरिका में बैठा हूं, मैं रोजाना देखता हूं इनको, आता हूं इनकी, बल्कि मैं अफसोस के साथ कहता हूं दुनिया के हर बड़े कैपिटल के अंदर पाकिस्तान की करप्शन की स्टोरियां जदे आम है, कुछ छुपी बात नहीं है। मैं बिल्कुल, देखिए गार्डियन ने आर्टिकल लिखे, नवाज शरीफ साहब के ऊपर आर्टिकल लिखे, वेस्टर्न मीडिया ने, कोई ऐसी ढकी छुपी, ऐसी मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, हर एक को पता है, हर एक को पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बल्कि अफसोस के साथ मैं कहूंगा भारत पाकिस्तान से साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन स्विस बैंकों के अंदर करप्शन का पैसा पाकिस्तानियों का ज्यादा है। ये मेरी खबर नहीं है, गूगल करके देख लें। जी, बिल्कुल, क्योंकि देश चलाने के लिए सख्त आपको पॉलिसीज रखनी पड़ती, बनानी पड़ती हैं। जैसा कि आपने डुअल सिटीजनशिप की बात की, जितने भी लॉ मेकर्स हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, वो सरकार से निकलते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर एक सख्त कानून बनाने पड़ते हैं, तो जो कि आपके देश के, मुल्क के हित में होते हैं, उसके फेवर में होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन अगर हम बात करें इमरान खान की, क्योंकि अब वो बेचारे जेल में हैं, उनका हवाला वही है जो पिछले कुछ साल पहले नवाज शरीफ का था। ऐसे में क्या आपको फ्यूचर इमरान खान का नज़र आ रहा है? क्या कुछ
हो पाएगा उनका रिवाइवल, या फिर जेल में ही रहेंगे? क्योंकि वो बाहर तो जाना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि मैं यहीं रहूँगा पाकिस्तान में, बाहर नहीं जाऊँगा। देखिए मैं अंबर, देखिए मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ और मेरे खुद कान तरस चुके हैं कि मेरे मादरे मिलत, मेरी माँ जैसा कंट्री, वहां से कोई अच्छी खबर आए। आई वाज इमरान खान सपोर्टर माई सेल्फ। मैं ना सिर्फ मैं बल्कि ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी हम ये समझते थे कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, एक फॉरेन एक्सपोजर है, पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान को नए दौर में, नई 21st सेंचुरी में आगे लेके जाएगा। लेकिन उसका मैं रिजल्ट बताता हूँ। एक तो खान साहब पाकिस्तान में गए नए पाकिस्तान का ख्वाब लेकर, नए पाकिस्तान। वहां जाते ही इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि यहाँ पे नए पाकिस्तान का चूरन नहीं बिकेगा, तुम फौरन यू टर्न मार के रियासत मदीना पे आ जाओ। उन्होंने फौरन यू टर्न लिया, रियासत मदीना पे चले गए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। उन्होंने अपने जलसों का नाम अमर बिन मारूफ रख दिया। उन्होंने कहा कि तुम उम्रा करने, हज करने न जाओ, यहां रह के पीटीआई के लिए काम करो। तो ये मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये दिस इज हाउ यू गोना टेक पाकिस्तान टू द नेक्स्ट सेंचुरी? कि अपने बच्चे आपके, अब खान साहब की अपनी स्टेटमेंट है, किसी ने कहा था खान साहब आपके बच्चे आपको मिलने क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा मैं खुद नहीं बुलाता क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए सेफ नहीं है। तो 25 करोड़ लोगों की कुर्बानी देने की क्या जरूरत है आपको? फिर करप्शन की स्टोरियां इतनी ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता वॉल स्ट्रीट ने लेटर लिखे, वॉल स्ट्रीट ने आर्टिकल लिखे, द वर्स्ट करप्ट कैबिनेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान खान साहब की। तो उसमें आके मेरा मकसद है कि अब जब आप पावर में हो तो आपके इरादे कुछ और हो। पहले आपके जब निकल जाए तो आपके मेरे पास तो पावर ही नहीं थी, तो आपने रिजाइन क्यों नहीं कर दिया? छोड़ देते ना, आपके पास पावर नहीं, कहते फैसले कोई और करते थे तो रिजाइन कर देते आप टाइमली फैशन पे, अपोजिशन में बैठ जाते। और दूसरा, इन्होंने जाती दफा गैर जमहूरी कदम उठाए। असेंबली में से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। अभी आपके मोदी साहब के मणिपुर के वाकये के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, आए उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। ये हर दुनिया की हर असेंबली के अंदर ये प्रोसेस होता है। इंग्लैंड में होता है, हर दिन खासा मिसाल देते थे कि लंदन में ये होता है, लंदन में। लेकिन अपना जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ तो सारे लोगों का रिजाइन कर दो आप। फिर 4 असेंबलियों में से जहां अपनी मेजॉरिटी थी उनको रख लिया, जहां अपनी मेजॉरिटी नहीं थी उनको छोड़ दिया। तो खुद गैर जमहूरी आप स्टेप्स लें, खुद आप सियासी इंतकाम भी लोगों से लें। तो ये रियासत मदीना में तो इस तरह नहीं होता ना। फिर मैं अगर 1 मिनट के लिए यही सोच लूं कि आपकी ख्वाहिश थी कि रियासत मदीना बनानी है, तो वहां ये होता है। लेकिन देखें अब उसमें अंबर, जिस तरह मुझे इस वक्त पाकिस्तान की जो जरूरत है, जो मैं समझता हूं, वो एक टेक्नोक्रेट सेटअप है। पाकिस्तान 2-3 साल तक या साल डेढ़ तक एक टेक्नोक्रेट सेटअप आए जो सबसे पहले करप्शन पे क्रैकडाउन करे और फिर सॉलिड स्टेप्स ले इकोनॉमी की तरफ। उसके बगैर सेट, उसके बाद आप फेयर इलेक्शन कराएं। ये भी एक मसला है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे कई पिछले वजीर आजम कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन नहीं होते। फिर फेयर इलेक्शन कराया जाए, फिर उसके बाद सेटअप इस ट्रैक पे आ जाए। अभी जब आप ब्लीडिंग आपकी हो रही हो तो आप मेकअप करना शुरू कर दें। ईआर के अंदर पेशेंट पड़ा हो, उसकी ब्लीडिंग जारी, आप कहें नहीं जी इसका फेशियल करें पहले, उसको तो बाईपास की जरूरत है, उसका बाईपास करो, करप्शन रोको। आप कहें नहीं जी इसका फेशियल इसका कभी शुरू कर दें जी, इसका मेकअप होना चाहिए मरीज का। अभी तो हालत ये है। तो इन सर्कमस्टांसेस में पहले ब्लीडिंग रोकनी होगी, मरीज को पेन किलर देने होंगे, उसके बाद इलेक्शन की बात होनी चाहिए। ये बिल्कुल वही तरीका है कि मरीज की ब्लीडिंग है, उसको बाईपास की जरूरत है, हार्ट बाईपास की, और आप उसका मेकअप शुरू कर दें। तो ये बिल्कुल वही हो रहा है। गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। उसकी वजह मैं बता देता हूं। आपने खुद फरमाया है कि नजर आ रहा है कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ। लोग अभी पाकिस्तान में ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो चुके हैं, अब एक्सरसाइज बाकी है। तो फिर ऐसे इलेक्शन की क्या जरूरत है? एक गरीब मुल्क जो पहले ही बैंकरप्ट है, फिर आईएमएफ से पैसे लेके हमारे जैसे लोगों का खून पसीना फिर इलेक्शनों पे जाया करोगे? तो पहले इलेक्शन होने से पहले ही उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज हो चुकी है, तो उस इलेक्शन का क्या फायदा? तो ये इस तरह के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए सख्त फैसले करने जरूरी हैं, होने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ लीडरशिप। और हम मेरे जैसे लोगों की उम्मीदें, लोग गलत कहते हैं, हालांकि बाय एजुकेशन आई एम अ लॉयर, लेकिन इस वक्त अभी तक देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं जो जिन पे मेरे और कई और लोगों की उम्मीदें हैं। एक आसम मुनीर साहब है, हमारे आर्मी चीफ हैं, और दूसरा काजी ईसा साहब हैं, जो फैज ईसा जो नए आए। इन पे कई लोगों की उम्मीदें हैं। अब देखें कि ये 2 लोग किस तरह जस्टिफाई करते हैं इन चीजों को। अगर नहीं कर पाते तो फिर कहते देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल।
बिल्कुल, क्योंकि जिस हालात में अभी दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, तो ऐसे में बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है अगर हम पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें या फिर इकॉनमी, जो कि एकदम सबसे अहम मसला है। लेकिन अगर इमरान खान की जैसे हम बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छा चल रहा था, इनफैक्ट अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। कौन-सी ऐसी बड़ी मिस्टेक आप कहते हैं जो उनकी रही, जिसकी वज़ह से उनका ये हाल है, जिसकी वो आज जेल में है? देखिए, एक तो वो उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। 10 साल 15 साल के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। फिर उन्हें पता था इस चीज का कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें लेकर आई है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही लड़ाइयां शुरू कर दी। उन्होंने मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट करनी शुरू कर दी, और फिर लोगों को मिसलीड करके, ये सबसे बड़ी गलती थी कि कौम के बच्चों को उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा कर दिया, तनसीबात पे हमले करना। वो असल में पता नहीं, गलत उनको मशवरे दिए गए कि यू कैन आपसे एस्टेब्लिशमेंट डर चुकी है और आप अब इनको दबाते जाएं, ये दबती चली जाएगी। ये सबसे बड़ा गलती उनकी ये थी। और दूसरी ये थी, खुद जाती तौर पे सुना है, मेरे जहां तक मेरी जो सुनता रहता हूं, कि खुद करप्ट नहीं है, लेकिन करप्शन को देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेना भी करप्शन है मेरे ख्याल में। तो एब्सोल्युटली। उन्होंने करप्शन को रोका नहीं है बिल्कुल। उनके पास शवाहिद मौजूद थे, आसपास उनके सारे लोग अपनी दिहाड़ियां लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको मना नहीं किया। ज्यादती की ये भी उन्होंने। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती सियासी गलतियां करते रहे हैं। दूसरा एक और बात है, सियासतदान, लेकिन सियासतदानों जैसे फैसले नहीं करते थे। उसकी वजह यह है कि बड़ी दफा दूसरे सियासतदानों ने उनको कहा कि हमारे साथ बैठ के रिकंसाइल करें, हमारे साथ बैठ के बातें करें। क्या ही अच्छा होता कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद ये अपोजिशन सीटों पर बैठते, तो आज दोबारा इन्होंने वजीर आजम होना था। लेकिन उन्होंने ये गैर जमहूरी फैसले किए और उसी की सजा भुगत रहे। बिल्कुल, आपने सही कहा। और अभी जो फ़िलहाल पाकिस्तान में हो रहा है, उसमें तो अब जैसे कि आपने कहा कि आवाम के बीच ये बात हो रही है कि अब तय हो चुका है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, सिर्फ़ एक्सरसाइज़ बाकी है। तो ऐसा ही कुछ सूरत-ए-हाल सबको समझ में आ रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आप चर्चा में जुड़े हमारे साथ और इस अहम मुद्दे पर आपने हमारे साथ बात की। बहुत-बहुत ओके, शुक्रिया। थैंक यू सो नमस्कार। मच।